ड्रामा के स्टार्ट में हम मेल लीड फैंग को क्लास में सोते हुए देखते हैं। पूरी क्लास शोर मचा रही होती है। तभी टीचर आता है, उन्हें डांटने लगता है और उन्हें मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने को कहता है। जब उनकी नजर फैंग पर पड़ती है तो वो जोर से उसका नाम पुकारता है, जिससे फैंग उठकर बैठ जाता है। वो अपने फ्रेंड लिन शी से पूछता है, टीचर क्या पढ़ा रहा है। अब लिन शी शरारत से उसे बताती है, टीचर तुम्हें ब्लैक बोर्ड क्लीन करने को कह रहा है। इसलिए वो सच में जाता है और ब्लैक बोर्ड क्लीन करने लगता है और टीचर उसे देखते ही तुरंत डांटने लगता है। जैसे ही क्लास खत्म होती है, लिन शी बाहर जाने लगती है, लेकिन फैंग उसे रोकता है और आर्म रेसलिंग सजेस्ट करता है। फिर उनके बीच एक मैच होता है जिसमें फैंग लिन शी को हरा देता है। रूल के अकॉर्डिंग हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी होती है, इसलिए लिन शी उससे पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है, अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और फिर वो क्लास में चला जाता है। अगले दिन लिन शी के फादर उसे जगाते हैं और वो देखती है कि उसके फादर ने उनके लिए नूडल्स बनाए हैं। तो वो अपने ब्रदर से कहती है, तुम डेली नूडल्स कैसे खा सकते हो। तो ब्रदर कहता है, फादर डेली अलग स्टाइल में नूडल्स बनाते हैं, जब तक मॉम वापस नहीं आती हमें नूडल्स ही खाने पड़ेंगे। एक्चुअली उनकी मॉम सिटी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है और सिर्फ वीकेंड्स या हॉलीडेज पर उनसे मिलने आती हैं। फैंग स्कूल जाने के लिए बाहर आता है और देखता है कि उसकी साइकिल सीट गायब है। उसे लगता है कि लिन शी ने ऐसा किया है, इसलिए वो उसकी साइकिल सीट अपनी साइकिल पर लगाता है और स्कूल जाने लगता है। लिन शी उसे ऐसा करते हुए देखती है और कहती है, वो भी अपने ब्रदर की साइकिल सीट अपनी साइकिल पर लगाती है और उसका पीछा करती है। रास्ते में फैंग उसे एक सैंडविच देता है जिसमें वो एक स्टॉकिंग भी देखती है। फैंग कहता है, तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। तो लिन शी वो स्टॉकिंग पहनती है और स्कूल जाती है, जहां सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वो छुपने की कोशिश करती है और क्लास में अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी उसका क्लासमेट उसे देखता है और कहता है, तुम आज अमेजिंग लग रही हो। तो लिन शी थोड़ा प्राउड फील करते हुए अपनी सीट की तरफ चलने लगती है। तभी टीचर आता है और उसे स्टॉकिंग में देखता है। वो उसे क्लास के बाहर खड़े रहने की पनिशमेंट देता है। अगले सीन में वो घर पर अपने रूम में एंजॉय कर रही होती है। तभी डोर पर नॉक होता है, तो वो जल्दी से स्टॉकिंग उतार देती है, ये सोचकर कि उसकी मॉम आ गई हैं और उनके लिए खाना लाई है। लिन शी अपनी मॉम को देखकर खुश होती है। वो अपनी मॉम से कहती है, आप 10 साल से सिटी में रह रही हैं, अब आपको हमारे साथ यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन उसकी मॉम इसका कोई आंसर नहीं देती। फिर उसके बाद जब वो घर क्लीन कर रही होती है तो उसे स्टॉकिंग मिलती है। इससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि उसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो उसे घर में ला रहा है। इसके बाद उसके पेरेंट्स लड़ने लगते हैं और लिन शी को बहुत बुरा लगता है। फिर मॉम उसी रात वहां से जाने लगती है। लिन शी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है, मुझे अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो चली जाती है और लिन शी रोने लगती है। अगले दिन लिन शी फैंग से गुस्सा होती है, क्योंकि जो स्टॉकिंग उसने दी थी उसकी वजह से उसके पेरेंट्स के बीच लड़ाई हो गई थी। वो लिखकर उसे बताती है, मॉम ने वो स्टॉकिंग देखी और उन्हें लगा कि मेरे डैड रिलेशनशिप में है। फिर उनकी लड़ाई हुई, जिसके बाद मॉम वापस चली गई। वे दोनों लिखकर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो टीचर फैंग को नोटिस कर लेता है। टीचर उसे आगे आकर बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करने को कहता है। फैंग टीचर के पास जाता है और कहता है, मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। टीचर गुस्से से पूछता है, तो तुम्हें क्या पता है। वो रिप्लाई करता है, मुझे आर्चरी आती है। तभी पीरियड खत्म हो जाता है और टीचर चला जाता है। स्कूल के बाद जब लिन शी घर आती है तो उसका ब्रदर उसे डॉग के गायब होने के बारे में बताता है। परेशान होकर वो उसे ढूंढने लगती है। वो फैंग को भी पुड़ती है। बाहर बारिश हो रही होती है, फिर भी वे दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो अपने डैड को एक दूसरी लेडी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखती है, जिससे वो शॉक हो जाती है और वो वहां से भागने लगती है। फैंग उसे रोकता है, गले लगाता है और कंसोल करते हुए कहता है, ये नॉर्मल है, वैसे भी तुम्हारी मॉम और डैड बहुत टाइम से अलग रह रहे हैं, डिवोर्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लिन शी रोती है और कहती है, मैं अपनी मॉम और डैड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फैंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कहती है, अब मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी, ये सब तुम्हारी उन दो स्टॉकिंग्स की वजह से हुआ है। और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। फैंग उसके ऊपर अम्ब्रेला पकड़े खड़ा होता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उनकी फ्रेंडशिप 8 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब फैंग अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ था। अब लिन शी घर आती है। फैंग उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आता है। लिन शी अपने ब्रदर से कहती है, डोर क्लोज कर दो। उसका ब्रदर सॉरी कहता है और डोर क्लोज कर देता है। फिर वो लिन शी से पूछता है, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है। वो रिप्लाई करती है, हम अब फ्रेंड्स नहीं है, और इसके अलावा वो उसे कुछ नहीं बताती। तभी फादर वहां आते हैं। लिन शी उन पर चिल्लाती है, पूछती है, आप घर लेट क्यों आ रहे हैं। फादर रिप्लाई करते हैं, मेरी एक मीटिंग थी। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे पूछती है, आप घर वापस कब आएंगी। मॉम रिप्लाई करती हैं, मैं अभी बिजी हूँ, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगी। अगले दिन वो अपना बैग पैक कर रही होती है तो उसका ब्रदर पूछता है, क्या तुम कहीं जा रही हो। वो रिप्लाई करती है, मैं ग्रैंडमा के घर जा रही हूँ। जब फैंग स्कूल जा रहा होता है तो वो लिन शी के घर के बाहर उसका वेट करता है। फिर वो उसे कॉल भी करता है, लेकिन उसका नंबर भी ऑफ होता है, इसलिए वो स्कूल चला जाता है। फिर स्कूल में वो लिन शी के ब्रदर को टीचर के साथ देखता है, जो लिन
लिंची की लीव एप्लीकेशन सबमिट कर रहा होता है। स्कूल के बाद वो लिंची के घर जाता है और उसके ब्रदर से उसके बारे में पूछता है। वो कहता है लिंची ग्रैंडमा के घर गई है और एग्जाम्स के बाद ही वापस आएगी। फिर वो एनिमल ट्रीटमेंट की पढ़ाई करना चाहती है या सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है। अब फैंग लिंची की ग्रैंडमा के घर जाता है और लिंची को बैल्कनी पर देखता है। फिर वो उससे मिले बिना वहां से वापस आ जाता है। इसके बाद लिंची एग्जाम्स के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। फैंग की मॉम भी उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने को कहती है तो वो मान जाता है। इसके बाद जब लिंची यूनिवर्सिटी आती है तो उसकी मुलाकात वेन नाम के एक लड़के से होती है जो एक किटन को ट्री से रेस्क्यू कर रहा होता है। लिंची उसे सजेस्ट करती है कि वो किटन के लिए खाना रख दे। ये कहते हुए फिर किटन अपने आप नीचे आ जाएगा। जब वे ऐसा करते हैं तो किटन नीचे आ जाता है। वेन लिंसी की बहुत तारीफ करता है। वो उसे बताती है मैं एनिमल ट्रीटमेंट पढ़ने आई हूँ। फिर वे फ्रेंड्स बन जाते हैं। वैन उसके साथ हॉस्टल तक जाता है जहां उसके रूममेट्स ने यू और जी दान हैं। जब लिंसी का ब्रदर अपना सेविंग बॉक्स चेक करता है तो उसे उसमें एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। मतलब उसने अपने ब्रदर के सारे पैसे ले लिए थे। इसलिए वो लिंसी को कॉल करता है और पैसों के बारे में पूछता है। वो कहती है मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। अब क्लास खत्म होने के बाद लिंसी अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन जा रही होती है। तभी वो एक बच्चे की हेल्प करने लगती है जो गिफ्ट के लिए एक आर्चरी गेम खेल रहा होता है जिसमें बैलून बर्स्ट करने के 3 अटेम्प्ट्स दिए गए थे। लिंसी पहले 2 ट्राइज में कोई बैलून बर्स्ट नहीं कर पाती। तीसरी बार वो अपना एरो बैलून की तरफ एम करती है। तभी फैंग पीछे से उसकी हेल्प करता है जिससे एरो सीधा बैलून पर लगता है और वो फट जाता है। इससे बच्चे को एक टेडी बेयर मिल जाता है। लिंसी फैंग को देखकर काफी शॉक हो जाती है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। लिंसी उससे उसके ग्लासेस के बारे में पूछती है। वो कहता है मेरी सर्जरी हुई थी इसलिए मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है। इसके बाद वे साथ में डिनर करते हैं और फिर वे दोबारा आर्म रेसल करते हैं। लिंसी फिर हार जाती है। इस बार फैंग उससे उसकी सारी सेविंग्स देने को कहता है और इसके बाद वो कहता है अब तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगले दिन लिंसी कैंटीन आती है जहां वो बहुत सारी डिशेस देखती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। इसलिए वो थोड़ा सा खाना लेती है और अपनी फ्रेंड के साथ बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड लिंसी से पूछती है तुमने इतना कम खाना क्यों लिया। वो एक्सप्लेन करती है मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो उसकी फ्रेंड उसे अपने खाने में से थोड़ा दे देती है। इसके बाद वैन लिंसी को एक जगह ले जाता है जहां बहुत सारे किटन्स होते हैं। लिंसी उन्हें देखकर खुश हो जाती है। तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आता है जो उससे मिलने आई थी। लिंसी खुशी से वहां से अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम बहुत सारी चीजें लाई हैं। फिर वे बैठकर बात करते हैं। यहाँ लिंसी उन्हें स्टॉकिंग के बारे में बताती है। वो मेरी थी, फादर की इसमें कोई गलती नहीं थी। मॉम कहती हैं उस बात के बारे में मत सोचो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। थोड़ी देर बाद मॉम वहां से चली जाती हैं। इसके बाद हम फैंग को ग्राउंड में देखते हैं जहां उनके आर्चरी टीम का कोच फैंग को कैप्टन बनाता है। दूसरी तरफ लिंसी लैब में रिंग वर्म्स पर रिसर्च कर रही होती है। टीचर सभी को ट्यूब से रिंग वर्म निकालने को कहता है। सब डरे हुए होते हैं लेकिन लिंसी रिंग वर्म को बाहर निकालती है और उसकी पिक्चर लेकर फैंग को सेंड कर देती है जो कैंटीन में खाना खा रहा होता है। वो ये पिक्चर देखकर अजीब सा फेस बनाता है। इसके बाद लिंसी भी वहां आ जाती है। वो लिंसी से कहता है अगर तुम मेरी 100 बार तारीफ करोगी तो मैं तुम्हें अच्छा खाना ट्रीट करूंगा। लिंसी मान जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है और जैसे ही वो 100 बार तारीफ करती है वो अपने सामने रखा खाना खाने लगती है। फैंग कहता है मैंने तुम्हें ये खाने को नहीं कहा। वो उसके सामने एक सिंपल डिश रखता है और उसे खाने को कहता है। लिंसी को फैंग पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन उसे मजबूरी में वो डिश खानी पड़ती है। फिर वो लिंसी को एक लड़की से मिलने भेजता है। ये लड़की फैंग को पसंद करती थी लेकिन फैंग उससे छुटकारा पाना चाहता है। वो लिंसी से कहता है तुम्हें उससे कहना है कि फैंग मुझे पसंद करता है और उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर लिंसी जाकर लड़की को एग्जैक्टली यही बताती है और फिर वहां से चली जाती है। अगले दिन टीचर अटेंडेंस लेना स्टार्ट करता है। लिंची देखती है कि फैंग अभी तक क्लास में नहीं आया है तो वो उसे मैसेज करती है लेकिन वो सो रहा होता है। वो लिंची को अपनी अटेंडेंस लगाने को कहता है ये कहते हुए मैं अभी आता हूँ। फिर जब लिंची उसकी अटेंडेंस के लिए आंसर करती है तो टीचर को पता चल जाता है। वे लिंची से पूछते हैं फैंग कहाँ है। वो झूठ बोलती है वो वॉशरूम गया है। तभी फैंग भी वहां आ जाता है और लिंची की वजह से वो टीचर से डांट नहीं खाता। रात में सभी रूममेट्स ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं। लिंची को एक डेयर मिलता है तुम्हें आर्चरी टीम के किसी मेंबर का वी चैट आईडी लेना है। तो वो फैंग के पास जाती है और उसका वी चैट आईडी मांगती है। वो उसे आईडी नहीं देता। लिंची उस पर गुस्सा हो जाती है। वो उस पर अटैक करती है जिससे फैंग की नेक पर चोट लग जाती है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहां किसी डॉक्टर को ना देखकर वो खुद ही ऑइंटमेंट लगाने लगती है और उसे सॉरी कहती है मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। फिर वो उससे पूछती है क्या हम लड़ना बंद करके फिर से फ्रेंड्स नहीं बन सकते। फैंग उससे कहता है हाँ श्योर लेकिन सपनों में। जब वो हॉस्टल वापस आती है तो उसकी रूममेट उसे बताती है जब तुम फैंग पर अटैक कर रही थी तो किसी ने तुम्हारी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। तुम इसकी वजह से काफी फेमस हो गई हो। लिंची रोने लगती है
अब सब मुझे डीमन बुलाएंगे। अगले दिन वो छुपकर कैंटीन जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसे देख लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे वो एम्बैरस हो जाती है और वो कैंटीन के बाहर बैठकर अपना खाना खाने लगती है। इसके बाद लिंच ही छुपकर फैंग से मिलने जाती है। वो उससे कहती है, हमारे बारे में बहुत सारे र्यूमर्स हैं, सबको लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतनी पागल हूँ कि मैंने तुम्हारी वीचैट आईडी के लिए तुम पर अटैक कर दिया। फैंग कहता है, ये सच भी हो सकता है क्योंकि तुमने सच में अटैक किया था। लिंची कहती है, तुम पागल हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तुम्हें फिर से मारना चाहती हूँ। और वो उसे अम्ब्रेला से फिर से मारने वाली होती है, लेकिन कुछ लड़कों को आते देखकर वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद किसी ने फैंग के शर्ट के पीछे उसका वीचैट आईडी कोड लगा दिया था और ये लिंची का काम था। फिर वो फैंग द्वारा ऑर्डर किया हुआ खाना ले लेती है और अपने फ्रेंड्स के साथ खाने लगती है। और जब फैंग अपने कपड़े धो रहा होता है तो वो चुपके से मशीन में एक रेड कलर टेडी बियर डाल देती है, जिससे फैंग के कपड़े खराब हो जाते हैं। फिर लिंची उसे मैसेज करके पूछती है, क्या तुम्हारी शर्ट पिंक हो गई? इससे उसे समझ आ जाता है कि ये भी लिंची का काम है। फिर वो अपने वीचैट पर पोस्ट करती है, फैंग मेरा सीक्रेट क्रश है और हम सीक्रेटली रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद लिंची वैन से मिलती है, जो किटन्स को खाना खिला रहा होता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम फैंग को पसंद करती हो? वो रिप्लाई करती है, नहीं, मैं तो बस उसे परेशान करने के लिए पोस्ट कर रही थी। दूसरी तरफ फैंग का फ्रेंड उसे वो पोस्ट दिखाता है। वो उसके पास आता है और उसे स्ट्रिक्टली वार्न करता है, ये पोस्ट जल्दी से जल्दी डिलीट हो जानी चाहिए, और उसे अपनी टीम के लिए असिस्टेंट की जॉब ऑफर करता है, जिससे वो मना कर देती है। अगले सीन में लिंची वैन से मिलती है और उसे पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में हेल्प मांगती है। वो कहता है, एग्जाम्स आ रहे हैं तो तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं होगा। वैसे अगर तुम हार्डवर्क करो तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिसके लिए तुम्हें क्लब एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो कहती है, अगर मैं किसी टीम की असिस्टेंट बन जाऊं तो? वो रिप्लाई करता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। फिर वो कोच के पास जाती है और उनसे उसे आर्चरी टीम की असिस्टेंट बनाने को कहती है। मैं आपकी टीम की एक डॉग की तरह हेल्प करूंगी। कोच स्माइल करते हैं और मान जाते हैं। फिर वो उसे ग्राउंड में ले जाते हैं और उसकी ड्यूटीज एक्सप्लेन करते हैं। जहां फैंग आर्चरी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो शॉट नहीं लगा पाता तो कोच उसे डांटते हैं। इसके बाद लिंची कोच की हेल्प के लिए कुछ बुक्स लेती है और उनके पास जाती है। वो कॉल पर किसी से बात कर रहे होते हैं। इस बार मैं इस आर्चरी टीम के लिए अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। अगर मुझे इस साल भी रिजल्ट्स नहीं मिले तो मैं आर्चरी टीम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनकर लिंची के हाथों से बुक्स गिर जाती हैं। कोच उसे देखते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिंची उन्हें बताती है, मैं आपको बुक्स देने आई थी। कोच उसे ये बात किसी को ना बताने को कहते हैं। मेरे ऊपर से बहुत प्रेशर है, इसलिए मैंने फैंग को कैप्टन बनाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने ऐसा करके गलती कर दी। फिर लिंची जिम में आर्चरी टीम के पास जाती है। वहां फुटबॉल टीम आ जाती है और आर्चरी टीम को लूजर्स बुलाती है, जिससे उनके बीच लड़ाई हो जाती है। लिंची उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है। फिर सभी को कोच से अच्छी खासी डांट पड़ती है और फैंग को 1000 एरो शूट करने की पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि वो कैप्टन था और उसने लड़ाई क्यों होने दी। इसके बाद फैंग काफी देर तक एरोज शूट करता रहता है। लिंची भी उसे देखकर सैड फील करती है। वो उसके फ्री होने का वेट कर रही होती है। जैसे ही उसकी पनिशमेंट पूरी होती है, उसके आर्म्स में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो उदास बैठा होता है। लिंची उसके पास आती है और कहती है, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट मिल गई। और फिर वो उसे बताती है, कोच बहुत प्रेशर में है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं। फैंग कहता है, मैं बचपन से ही आर्चरी करना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अब उसका मूड हल्का करने के लिए लिंची उसे आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करती है। फैंग कहता है, अगर तुम हार गई तो तुम्हें तुम्हारे पैसे और भी लेट मिलेंगे। लेकिन लिंची को पैसों की फिक्र नहीं थी, वो बस फैंग को खुश करना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती है। फिर वे रेसल करते हैं और लिंची उसे हराने के लिए चीट करती है। अगले सीन में लिंची अपनी मॉम से मिलने जाती है। उनका छोटा सा घर देखकर वो बहुत उदास हो जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है, आप यहाँ इतने क्रैम्प्ड घर में रहती हैं, आप हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहती? मॉम उसके सवाल को इग्नोर कर देती हैं और उसे एक गिफ्ट और कुछ पैसे देती हैं। फिर वे काफी देर तक बात करते हैं। जब वो वापस लौट रही होती है तो वो अपने ब्रदर को कॉल करती है और उसे बताती है, मैं मॉम से मिलने गई थी और मैंने उनसे हमारे साथ रहने को कहा। वो उसे अपनी पढ़ाई पूरी करके सिटी यूनिवर्सिटी आने को कहती है। उसका ब्रदर कहता है, तुमने मॉम से बात की, लेकिन तुम्हें डैड से भी बात करनी चाहिए। मुझे नहीं पता तुम्हें डैड से क्या इशू है। ये सुनकर लिंची फोन काट देती है। तभी लिंची के डैड उसके ब्रदर के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम लिंची का डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो? वो रिप्लाई करता है, उसने मेरे पैसे ले लिए थे, इसलिए मैं उसके पैसे यूज कर रहा हूँ। डैड कहते हैं, शायद उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हें उसे कार्ड वापस दे देना चाहिए। अगले दिन वो सिटी जाता है और लिंसी को मैसेज करता है, मैं सिटी आ गया हूँ और मैं यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद उसके बगल वाले कैफे में तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद जब लिंसी उससे कैफे में मिलने जाती है तो खाना खाने के बाद उसका ब्रदर लिंशी को कार्ड दे देता है। वो उसे बताता है, मैंने फैंग से ये कार्ड तुम्हें देने को कहा था, लेकिन तुम दोनों की लड़ाई हो गई थी, इसलिए उसने सोचा कि तुम मुझसे कार्ड नहीं लोगी। फिर भी उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। लिंसी अपने दिल में सोचती है, फैंग कितना अच्छा है। फिर उसका ब्रदर उसे बताता है, डैड ने मुझे ये कार्ड तुम्हें देने को कहा था, अब क्या तुम डैड से बात करना स्टार्ट करोगी? शायद वो करे, लेकिन लिंसी उसे फैंग से मिलने को कहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद वो फैंग से मिलती है और कहती है, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ।
फिर वे दोनों खाना खाने जाते हैं। इसके बाद जब वो हॉस्टल वापस आती है तो उसकी रूममेट वहां नहीं होती। तभी उसे वेन का मैसेज आता है। वो उसे रूफ टॉप पर आने को कहता है। जब वो ऊपर जाती है तो वेन उसे लिन सी की फेवरेट कैट के बेबीज दिखाता है, जिन्हें उसने एक बॉक्स में रखा होता है। इन किटन्स को देखकर लिन सी को एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। वे इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी एक गार्ड रूफ टॉप का डोर लॉक कर देता है। वे दोनों बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन गार्ड ने ईयरफोन्स लगा रखे होते हैं। फिर लिन सी फैंग को कॉल करती है और उसे आने को कहती है। वहां ठंड लगने लगती है, इसलिए वेन अपनी जैकेट उसे पहना देता है। फैंग गार्ड के साथ ऊपर आता है। गार्ड उन्हें देखता है और पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? वेन उसे किटन्स दिखाता है। हम इन्हें देखने आए थे। फिर लिन सी वेन को फैंग से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन फैंग वेन से जेलस फील करता है। वो वेन की जैकेट उतार देता है, अपनी जैकेट लिन सी को पहना देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लिन सी उससे कहती है, कोच आज मुझे डांटेंगे क्योंकि मैं जिम में नहीं थी। वो कहता है, मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन कोच को सबमिट कर दी थी, तो वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। लिन सी उससे पूछती है, तुम वेन के सामने इतना कोल्डली बिहेव क्यों कर रहे थे? वो एक अच्छा इंसान है और एक एनिमल लवर भी है। लेकिन वो लिन सी के सवाल का कोई आंसर नहीं देता, इसलिए लिन सी उसे चिढ़ाने लगती है। अगले दिन वो अपनी रूममेट्स को बताती है, मैं कल वेन से मिली थी और जब उसने मुझे अपनी जैकेट पहनाई तो मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी। वे उससे कहती हैं, शायद तुम वेन को पसंद करती हो। दूसरी तरफ जब फैंग ईरो शूट कर रहा होता है तो वो गलतियां कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है, शायद तुम लिंसी के बारे में सोच रहे हो। वो कहता है, नहीं, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है, तुम पक्का उसकी वजह से जेलस हो। फैंग सोचता है लिंसी के लिए उसकी फीलिंग्स स्टार्ट से ही काफी प्रोटेक्टिव थी और अब वो उसे पसंद करने लगा है। अगले दिन वेन क्लास में लिंसी की हेल्प कर रहा होता है। फैंग लिंसी के पीछे बैठा होता है। वो उन्हें ऐसे देखकर जेलस हो जाता है, इसलिए वो हुडी पहने हुए एक डॉग की पिक्चर ड्रॉ करने लगता है। लिंसी उससे ड्राइंग छीन लेती है, उसे देखती है और हंसने लगती है। लेकिन जब वो देखती है कि फैंग ने डॉग को वेन जैसी हुडी पहनाई है तो उसे समझ नहीं आता कि फैंग ऐसा क्यों कर रहा है। क्लास के बाद वो फैंग से पूछती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फैंग वहां से भाग जाता है। बाद में लिंसी आर्चरी टीम में आती है और फैंग वहां भी उसे अवॉइड करता है। आज भी कोच से उसे डांट पड़ती है क्योंकि वो ठीक से शूट नहीं कर रहा था, जिससे फैंग का मूड खराब हो जाता है। इसके बाद लिंसी कोच के साथ होती है, जो आर्चरी टीम को लेकर बहुत परेशान होते हैं। अगर हम इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये गेम एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लिंसी कोच को एक आइडिया देती है जो कोच को पसंद आता है। अगले सीन में कोच आर्चरी टीम को एक कॉम्पिटिशन के बारे में बताते हैं। एक आर्चरी टीम मेंबर किसी को लिंसी को चॉकलेट देने को कहता है। जब वो देने जाता है तो फैंग उससे चॉकलेट ले लेता है और खा लेता है। इससे फू गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद फू लिंसी से मिलता है। वे हॉस्टल जा रहे होते हैं। फू कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन जब वो अपनी साइकिल को देखता है तो उसका टायर फ्लैट होता है और फैंग ने ऐसा किया था। फू फैंग पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो फैंग के पास जाता है और लड़ने लगता है। कोच भी उन्हें देख लेते हैं और आकर फू का एरो जब्त कर लेते हैं। फैंग फू के सपोर्ट में कोच से बात करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अकेले फू को पनिशमेंट मिले। कोच उन दोनों को ग्राउंड के चक्कर लगाने की पनिशमेंट देते हैं। फू पूछता है, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? फैंग रिप्लाई करता है, अगर मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की होती तो कोच तुम्हें टीम से नॉन देते। फिर फू रियलाइज करता है कि फैंग एक अच्छा इंसान है, इसलिए वे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर उनकी पूरी टीम ग्राउंड के चक्कर लगा रही होती है। तभी बास्केटबॉल टीम उनके सामने आती है और उनका कैप्टन आर्चरी टीम को लूजर्स बुलाता है और कहता है, तुम लोगों का एक कंपटीशन आने वाला है। मुझे नहीं लगता तुम लोग जीतोगे और मैंने सुना है कि अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो ये टीम डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं और आर्चरी टीम मेंबर्स खाना खा रहे होते हैं, लेकिन सभी मेंबर्स काफी परेशान होते हैं और बास्केटबॉल टीम ने जो कहा वो कहीं ना कहीं सच था। उनकी परफॉर्मेंस अपोजिंग टीम को हराने के लिए काफी नहीं थी। फिर लिंसी एक लाउड स्पीकर लेती है और आर्चरी टीम को सपोर्ट करने के लिए पूरे हॉस्टल में स्पीच देती है। उसकी आवाज सुनकर वार्डन भी वहां आ जाती है, इसलिए लिंसी भाग जाती है। वैन उसे अपने रूम में छुपा लेता है और वार्डन के जाने के बाद लिंसी अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन लिंसी अपनी हेल्प के लिए वैन को थैंक्स कहती है और उसे कंपटीशन के बारे में बताकर आर्चरी टीम को मोटिवेट करने के लिए एक आइडिया मांगती है। वो कहता है, तुम लोग आर्चरी टीम की पोस्ट लगाकर उन्हें मोटिवेट कर सकते हो। लिंसी को उसका आइडिया पसंद आता है। अगले दिन वो उन सब की फोटोज क्लिक करवाती है, उन्हें एडिट करती है, उनकी पिक्चर्स यूनिवर्सिटी में बांटती है और यूनिवर्सिटी में कुछ बड़े पोस्टर्स लगा देती है। इससे आर्चरी टीम फेमस हो जाती है। लिंसी टीम मेंबर्स का एल्बम पैसों के लिए बेचती भी है। ये देखकर फैंग उससे कहता है, तुम हमारा एल्बम कैसे बेच सकती हो? लिंसी बहुत एटीट्यूड के साथ कहती है, इन फोटोज को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और मुझे मेरी हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फैंग स्माइल करने लगता है। अगले दिन फैंग को गलती करने पर कोच से बहुत बुरी डांट पड़ती है और इस बार एक बड़ी आर्ग्यूमेंट रच जाती है। कोच उसे टीम से निकाल देते हैं। जब लिंशी को इसके बारे में पता चलता है तो वो फैंग के पास जाती है, जो अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहा होता है। वो उससे पूछती है, क्या हुआ? लेकिन फैंग उसे कुछ नहीं बताता। फिर लिंशी बोर्ड से सारे एरोज निकालती है और उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो बहुत उदास होता है। इसके बाद कोच उसके पास आते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एरो शूट करते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं और उसे टीम में वापस ले आते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि फैंग एक टैलेंटेड स्टूडेंट है।
फिर फैंग बहुत प्रैक्टिस करता है। अगले दिन उनका मैच होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हें सपोर्ट करने आए होते हैं। अब लास्ट राउंड में फैंग टारगेट पर एरो शूट करता है और अपनी टीम के लिए मैच जीत लेता है। पूरी टीम बहुत खुश होती है। अगले सीन में वैन फैन से पूछता है, क्या तुम लिन शी को पसंद करते हो? वो रिप्लाई करता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वैन एक्सप्लेन करता है, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। फैंग कहता है, तुम अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हो, और फिर वहां से चला जाता है। रात में फैंग लिन शी से मिलता है और उससे अपोलोजाइज करता है। उस दिन बारिश में मैंने तुमसे बहुत कुछ कह दिया था। मेरा इंटेंशन तुम्हें कंसोल करना था, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि मुझे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। लिन शी उससे कहती है, इट्स ओके, मैं उस बारे में पहले ही भूल चुकी हूँ, तुम्हें भी उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन फैंग फिर भी उससे अपोलोजाइज करता है। वो कहती है, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था, और जाने लगती है। लेकिन फैंग उसे रोकता है क्योंकि वो उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन नर्वसनेस के कारण वो कुछ नहीं कह पाता। लिन शी उसके हाथ में कीज देखती है और पूछती है, क्या तुमने नई साइकिल खरीदी? वो प्रपोज करने का आइडिया कैंसिल कर देता है और उसे साइकिल के पास ले जाता है। उसे कीज देता है और कहता है, मैं ये साइकिल तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। लिन शी बहुत खुश हो जाती है, कीज लेती है और साइकिल चलाने लगती है। फैंग भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। तभी लिन शी साइकिल से गिर जाती है। फैंग उसे उठाता है और कहता है, इस साइकिल ने तुम्हें गिरा दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लिन शी को वो साइकिल बहुत पसंद आई थी। फिर फैंग साइकिल उठाता है और जाने लगता है। अगले दिन वैन लिन शी को खाने के लिए इनवाइट करता है और वो मान जाती है। अब लंच के दौरान वो कैंटीन में फैंग के पास आती है जो खाना खा रहा होता है। वो उससे पूछती है, लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद आती हैं? वो रिप्लाई करता है, लड़कों को पोलाइट लड़कियां पसंद आती हैं, लेकिन तुम इस बारे में मत सोचो क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। लिन शी गुस्सा हो जाती है, उसके सामने से खाना उठा लेती है और कहती है, तुम भी इस खाने के लायक नहीं हो, अब इसे डॉग्स खाएंगे, और खाना लेकर चली जाती है। लिन शी के जाने के बाद फैंग सोचता है कि शायद लिन शी उसे पसंद करने लगी है। अब शाम को लिन शी वैन से मिलती है। फिर वे दोनों ड्रॉ करने स्टूडियो जाते हैं। रास्ते में हवा की वजह से उसका हेयर विग गिर जाता है। वैन उसे उठाता है, लिन शी के सिर पर रखता है और उससे कहता है, तुम्हारे असली बाल ज्यादा अच्छे हैं। लिन शी काफी एम्बैरेस फील करती है। फिर वे दोनों खाना खाने जाते हैं। वहां खाने का एक निवाला लिन शी पर गिर जाता है, जिससे वो फिर से एम्बैरेस फील करती है। इसके बाद वे दोनों यूनिवर्सिटी लौट आते हैं। फैंग उन्हें साथ देख लेता है। वो लिन शी से कहता है, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, और गुस्से में चला जाता है। इसके बाद लिन शी खुद को मिरर में देखती है और डर जाती है। फैंग उसे मैसेज करता है, हम कल साथ में खाएंगे। लिन शी खुशी से कहती है, फैंग को मुझे मनाना आता है। अब अगले दिन वे खाना खाने जाते हैं जहां वे पुरानी मेमोरीज याद करते हैं। वे कार्ड्स कलेक्ट किया करते थे। लिन शी ने फैंग को उसके बर्थडे पर एक कार्ड दिया था जो आज भी उसके वॉलेट में है। लिन उसे फार्म टूर के बारे में बताती है तो वो पूछता है, क्या तुम्हारा सीनियर भी तुम्हारे साथ जाएगा? लिन शी हाँ कहती है, जिससे फैंग बहुत जेलस हो जाता है। अगले दिन वे सब फार्म टूर पर जाते हैं जहां वे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। लिन शी एक हॉर्स की पिक्चर लेती है और अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में रखती है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और उसे रियलाइज नहीं होता। इसके बाद वे शीप को देख रहे होते हैं और वैन सबको शीप के बारे में बता रहा होता है। तभी वो लिन शी को एक शीप पर बैठने को कहता है और वो बैठ जाती है। फिर वे वापस जा रहे होते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद लिन शी रियलाइज करती है कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं है, तो वो बस से उतर जाती है और अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे वो मिल जाता है, लेकिन बस ड्राइवर उसे पीछे छोड़कर चला गया होता है। वो वहीं परेशान खड़ी होती है। तभी वैन उसके पास आता है और कहता है, ड्राइवर को बस रिफिल करनी थी, इसलिए वो चला गया, हमें टाउन जाना पड़ेगा। अब एक ट्रैक्टर वहां से गुजरता है और अंकल उन्हें लिफ्ट दे देते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद एक शीप ट्रैक्टर के नीचे आ जाती है और घायल हो जाती है। वे उसे रेस्क्यू करने लगते हैं। तभी फैंग लिन शी को कॉल करता है, लेकिन वो शीप के साथ बिजी होती है, इसलिए वो नोटिस नहीं करती। फैंग सैड हो जाता है जब वो उसका कॉल पिक नहीं करती, क्योंकि आज लिन शी का बर्थडे था और वो उसे विश करने के लिए एक्साइटेड था। लिन शी वैन के साथ मिलकर शीप को फर्स्ट एड देती है और फिर वे जाने लगते हैं। लिन शी वैन से पूछती है, इसमें और कितना टाइम लगेगा? वो रिप्लाई करता है, अब टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें किस बात की जल्दी है? वो कहती है, मुझे अपनी मॉम के साथ डिनर करने जाना है। तभी उसे अपनी मॉम का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मैं आज बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। लिन शी उदास हो जाती है। इसके बाद लिन शी अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है। नर्स उसे बताती है कि उसकी मॉम हर रात अपने घर जाती है। दूसरी तरफ फैंग हॉस्टल के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। वैन उसे बताता है, लिन शी अपनी मॉम से मिलने गई है। नर्स लिन शी की मॉम को बताती है, आपकी डॉटर आई थी तो मैंने उसे आपके घर का एड्रेस बता दिया। तो वो लिन शी के डैड को कॉल करती है। लिन शी मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई थी, शायद अब उसे सच पता चल जाएगा। लिन शी के डैड भी परेशान हो जाते हैं। अगले दिन वैन लिन शी को अपने फादर की पेट शॉप पर एक जॉब के लिए लाया होता है। फिर उसे जॉब मिल भी जाती है। जब लिन शी हॉस्टल आती है तो उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें उसका बर्थडे गिफ्ट होता है। उसे लगता है कि ये वैन ने भेजा है। वो जल्दी से उसे खोलती है और उसमें एक कप और एक बुक देखती है। उसे कुछ अजीब फील होता है। वो बुक की एक फोटो लेती है और वैन को सेंड करती है। वैन को लगता है कि वो उसे अपनी बुक दिखा रही है, तो वो भी उसे एक पिक्चर सेंड करता है और कहता है, मेरे
पास भी ये बुक है। अगले दिन लिन शी फैंग से मिलती है और उसे बताती है, मुझे पेट शॉप में जॉब मिल गई है, इसलिए मैं अब आर्चरी टीम की असिस्टेंट के तौर पर काम नहीं कर पाऊंगी और मैंने कोच को पहले ही इस बारे में बता दिया है। इसके बाद जब वो शॉप पर आती है तो उसे एनिमल्स के केजेस क्लीन करने का काम दिया जाता है। उसने सोचा था कि उसे कोई और काम मिलेगा जहां वो एनिमल्स के साथ टाइम एंजॉय कर सकेगी। कोच अब लिन शी की फ्रेंड ने यू को आर्चरी टीम का असिस्टेंट बना देते हैं। अगले दिन लिन शी शॉप पर लेट जाती है तो मैनेजर उसकी काफी इंसल्ट करता है। अब काम करते हुए उसके हाथ से एक केज गिर जाता है और मैनेजर आकर उस पर चिल्लाने लगता है। लिन शी गुस्से में बाहर आती है। वैन भी उसके पास आता है। वो बहुत रो रही होती है। वो वेन से कहती है, मैं यहाँ पेट्स के साथ टाइम एंजॉय करने आई थी और उन्होंने मुझे क्लीनिंग ड्यूटी पर लगा दिया। मुझे उस रूम में बहुत बुरा फील होता है। वेन कहता है, मैंने भी उसी रूम से स्टार्ट किया था और ये कुछ भी नहीं है। जब तुम एक एनिमल डॉक्टर बनोगी तो तुम और भी बुरी चीजें देखोगी। लिन शी कहती है, मैं अभी एनिमल डॉक्टर बनने के लिए रेडी नहीं हूँ और फिर वहां से चली जाती है। फिर वो अपने रूम में बैठी होती है। ने यू उसका खराब मूड देखती है। वो उसे पूछती है, क्या मैं आर्चरी टीम रिज्वाइन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अब उस पेट शॉप पर नहीं जाऊंगी। ने यू कहती है, ओके, मैं कल ग्राउंड में तुम्हारा वेट करूंगी। वो खुश हो जाती है। फिर वो बुक की तरफ देखती है और सोचती है कि अगर मुझे एनिमल डॉक्टर बनना है तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। इसके बाद वो रात में फैंग से मिलती है। वो पूछता है, तुम उदास क्यों हो? वो उसे पूरी स्टोरी बताती है। फैंग कहता है, ये तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे कहा था कि ये जॉब मत लो, लेकिन चूंकि तुमने अपना माइंड बना लिया है तो तुम्हें वो काम करना चाहिए। लिन शी फैंग को सॉरी कहती है। उसके पेट से आवाज सुनकर फैंग को रियलाइज होता है कि वो बहुत भूखी है। वो उसे अपने साथ नूडल्स खाने ले जाता है। अगले दिन वो वेन से छुपकर शॉप पर आती है, लेकिन वो उसे देख लेता है और कहता है, शॉप ओनर और मैनेजर दोनों बीमार हैं, इसलिए मैं अकेले शॉप मैनेज कर रहा हूँ। लिन शी खुश हो जाती है। फिर वो बाहर डॉग्स को खाना खिलाती है। इसके बाद वे दोनों डॉग्स के नेल्स काट रहे होते हैं। लिन शी का ध्यान वेन पर होता है, इसलिए डॉग उसके हाथ पर काट लेता है। तभी उसे फैंग का कॉल आता है। वो उसे बताती है, मुझे एक डॉग ने काट लिया है और मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इसके बाद हम लिन शी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे रहा होता है। तभी फैंग वहां पहुंच जाता है और वेन पर चिल्लाने लगता है, तुम्हें लिन शी का ख्याल रखना चाहिए था। लिन शी कहती है, ये वेन की गलती नहीं है। फैंग लिन शी पर गुस्सा होने लगता है और वेन को वॉर्न भी करता है, अगर लिन शी को फिर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसके लिए मेडिसिन लेने चला जाता है। वेन और लिन शी बाहर बात कर रहे होते हैं। वो कहती है, मैंने एनिमल डॉक्टर बनने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था, फिर मैंने तुम्हारी बुक देखी और मैंने डिसाइड किया कि मैं शॉप पर काम करूंगी। वेन सोचने लगता है कि उसने उसे ऐसी कोई बुक नहीं दी, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी फैंग मेडिसिन लेकर आता है और लिन शी को हॉस्टल ले जाने लगता है। इसके बाद हम लिन शी को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। उसकी मॉम उसके लिए परेशान थी। वो उन्हें बताती है, मैंने मेडिसिन ले ली, और उनसे कहती है, न्यू ईयर आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ फादर और ब्रदर के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। उसकी मॉम इसके लिए मान जाती है। फिर लिन शी के जाने के बाद वो लिन शी के डैड से बात करती है। लिन शी हमारे साथ यहाँ न्यू ईयर स्पेंड करना चाहती है और मैंने उसे हाँ कह दिया। लिन शी के डैड कहते हैं, ठीक है, वैसे भी अब उनके सामने सच आ जाना चाहिए। इसके बाद हम लिन शी को शॉप पर देखते हैं जहाँ उसकी ड्यूटी अब एनिमल्स के साथ टाइम एंजॉय करने की थी, इसलिए वो बहुत खुश होती है। अगले सीन में कोच आर्चरी टीम को बताते हैं, विंटर हॉलीडेज के दौरान ट्रेनिंग होगी, इसलिए तुम लोग हॉलीडेज पर नहीं जाओगे, तुम्हें सिर्फ न्यू ईयर के लिए लीव मिलेगी। सब उदास हो जाते हैं। अब न्यू ईयर की वजह से सब घर जा रहे होते हैं। फैंग को अपने रूममेट से पता चलता है कि लिन शी घर नहीं जा रही है, तो वो भी घर जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। लिन शी शॉप पर एक डॉग का पीछा कर रही होती है जो शावर नहीं ले रहा होता है। तभी शॉप ओनर और उसकी वाइफ वहां आ जाते हैं। लिन शी को इस तरह देखकर वैन की मॉम लिन शी को बहुत डांटती हैं। लिन शी डॉग को लेकर चली जाती है। फिर लिन शी को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे बताती हैं, मुझे कुछ काम से जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर लिन शी उदास हो जाती है और उसे लगता है कि मॉम पक्का उससे कुछ छुपा रही हैं। इसके बाद फैंग ट्रेनिंग पर जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। लिन शी उसके पास जाती है और कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन फैंग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। लिन शी वहां से वापस अपने रूम में चली जाती है और देखती है कि किसी ने उसका कप तोड़ दिया है, तो वो उदास हो जाती है। अगले दिन वो अपनी मॉम के हॉस्पिटल जाती है, जहां उसे अपनी मॉम के ऑफिस में रखी एक पिक्चर से पता चलता है कि उसकी मॉम का उसके डैड से डिवोर्स हो चुका है और उन्होंने यहाँ शादी कर लिया है, जिससे उनकी एक डॉटर भी है। अब मॉम उसके पास आती है, लेकिन लिन शी को सच पहले ही पता चल चुका होता है, इसलिए वो अपनी मॉम की कोई बात नहीं सुनती और रोते हुए उन्हें कहती है, आपने फादर को डिवोर्स दे दिया और आप इतने सालों से हमसे झूठ बोल रही हैं, और फिर रोते हुए वहां से चली जाती है। वो बहुत परेशान होती है, इसलिए वो किसी का कॉल अटेंड नहीं करती। फैंग अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है। तभी उसे लिन शी के डैड का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि वो उनके कॉल्स पिक नहीं कर रही है और हॉस्टल में भी नहीं है। फैंग उनसे कहता है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। फिर वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है और बहुत ढूंढने के बाद भी उसे लिन शी नहीं मिलती। फिर वो उसे कॉल करती है और अपनी लोकेशन बताती है। जब फैंग वहां पहुंचता है तो वो ड्रंक होती है और डांस कर रही होती है।
फैंग को देखकर वो रोने लगती है। फिर फैंग उसे उठाता है और ले जाता है और वो फैंग को पूरी स्टोरी बताती है। उसकी मॉम इतने सालों से उन्हें फूल बना रही थी। अब लिंची की हालत देखकर उसे उसके लिए बुरा फील होता है क्योंकि वो अपनी मॉम की सिटी आई थी। फिर फैंग लिंची को एक होटल ले जाता है, उसे बेड पर लिटाता है और उसके लिए कुछ खाने का सामान लेने चला जाता है। जब वो लौटता है तो वो लिंची को बेडशीट के नीचे छिपा हुआ देखता है। वो सावधानी से उसे पीने के लिए हनी वाटर देता है ताकि वो होश में आ जाए। लिंची फैंग को टच करती है और कहती है, तुम आज बहुत क्यूट लग रहे हो, और फैंग भी उसे देखकर स्माइल करता है। अगले दिन लिंची फैंग को ना देखकर जाने लगती है, लेकिन फैंग उसे देख लेता है। लिंची उससे कहती है, मैं बस तुम्हें ढूंढने जा रही थी। इसके बाद वे दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। फैंग उससे कप के बारे में पूछता है। लिंची उसे बताती है, शायद ये टूट गया क्योंकि किसी ने इसे टच किया था। इसके बाद लिंची जाकर वैन को बताती है, मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने घर जा रही हूँ, और फिर फैंग उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। लेकिन वो अपने फादर से बात भी नहीं करती, तो फादर उन दोनों को पूरा सच बता देते हैं। तुम्हारी मॉम और मेरा डिवोर्स 10 साल पहले हो गया था। तुम्हारी मॉम ने वहाँ शादी कर ली। हमने तुम दोनों की पढ़ाई की वजह से ये बात छुपाई थी। लिंची अपने फादर से कहती है, आप इतने स्मार्ट हैं, इतने सालों से हम दोनों को फूल बना रहे थे। फादर उसे सॉरी कहते हैं, लेकिन लिंची कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो फादर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लिंची को फैंग का मैसेज आता है। वो उसे बताता है, मैं एक टेस्ट के लिए सिटी जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। अगले दिन उसका ब्रदर उसके पास आता है और कहता है, डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करना बंद नहीं करेंगे। लिंची उससे पूछती है, क्या तुम्हें इस डिवोर्स के बारे में पहले से पता था? वो रिप्लाई करता है, हाँ। लिंची थोड़ा रिलैक्स होती है और उसे रियलाइज होता है कि उसका ब्रदर उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। न्यू ईयर्स ईव पर लिंची के डैड उनके लिए बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, लेकिन लिंची अभी भी उदास होती है। डैड उन दोनों को गिफ्ट्स भी देते हैं, लेकिन लिंची कहती है, मुझे रेस्ट करना है, और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद वो अपने फोन पर अपने फ्रेंड्स के न्यू ईयर मैसेजेस देखती है और थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर लिंची फायरवर्क्स देख रही होती है और उसे फैंग का मैसेज आता है। वो उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है, तो लिंची भी उसे रिप्लाई करती है। अगले दिन लिंची की मॉम उससे मिलने आई होती है, लेकिन लिंची को पहले ही पता चल गया था, इसलिए वो डोर भी ओपन नहीं करती। उसकी मॉम काफी देर वेट करने के बाद वापस जा रही होती है, जब वो फैंग को देखती हैं जो लिंची के लिए खाना ला रहा होता है। फिर लिंची की मॉम फैंग को सब कुछ बता देती हैं, तो वो कहता है, ये आपकी गलती है क्योंकि आप इतने सालों से उनसे झूठ बोल रही हैं। वो रिप्लाई करती हैं, मुझे पता है ये हमारी गलती थी, मुझे नहीं पता था सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसका ख्याल रखना, तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। फिर फैंग लिंची के पास खाना ले जाता है और उसे वॉक पर चलने को कहता है, लेकिन लिंची मना कर देती है। फैंग कहता है, तो मुझे खाना वापस दे दो। लिंची इस कंडीशन पर मान जाती है क्योंकि खाना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर वो उसे अपने पेरेंट्स के घर ले जाता है, जो लिंची को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि लिंची बहुत दिनों बाद उनके घर आई थी। फिर लिंची फैंग के रूम में जाती है, जहां वो अपने और फैंग के स्कूल टाइम के पिक्चर्स वाले कई फोटो फ्रेम्स देखती है और उसे रियलाइज होता है कि फैंग कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तभी फैंग भी वहां आ जाता है। लिंची उससे कहती है, मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अब मुझे फील होता है कि तुम मेरे लिए उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। यहाँ फैंग उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर नर्वस हो जाता है और फिर उसे आइसक्रीम खिलाने बाहर ले जाता है। फिर वो उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम ट्रीट करता है। हॉलीडेज के बाद दोनों यूनिवर्सिटी लौट आते हैं। इसके बाद लिंची अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है, लेट नाइट तक हार्ड वर्क करती है और फिर पढ़ते पढ़ते वहीं सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो अपना फेस वॉश किए बिना ही यूनिवर्सिटी चली जाती है। फिर ने यू के साथ नूडल्स खाते हुए वो उससे पूछती है, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? वो एक्सप्लेन करती है, मैंने तुम्हें कई बार बुलाया लेकिन तुम सो रही थी। अगले सीन में हम लिंची और फैंग को साइकिल चलाते हुए देखते हैं। लिंची फैंग को गिरा देती है। उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो सीरियसली इंजर्ड हो। लिंची उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है और कहता है, तुम ठीक हो, कुछ सीरियस नहीं है। फैंग कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहता है, तो तुम्हें एमआरआई करवाना पड़ेगा, जो एक्सपेंसिव होगा। फैंग कहता है, मैं अब ठीक हूँ। एक्चुअली फैंग जानबूझकर लिंची को उसी हॉस्पिटल में लाया था जहां लिंची की मॉम काम करती हैं, और उसने लिंची की मॉम को मैसेज कर दिया था। वो वहां आती हैं और उन्हें छुपकर देखती हैं। जब वे दोनों बाहर आते हैं तो मॉम पूछती हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? फैंग रिप्लाई करता है, मेरे शोल्डर में हल्की चोट लग गई थी तो हम चेकअप के लिए आए थे। अब लिंची की मॉम उसे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उनसे बात नहीं करती। मॉम उसे खाने के लिए चलने को कहती हैं, जिस पर फैंग हाँ कह देता है। लिंची उसे गुस्से से देखती है। बाद में फैंग उसे पूछता है, क्या तुम अभी भी अपनी मॉम से गुस्सा हो? वो रिप्लाई करती है, जब मैं उन्हें देखती हूँ तो सारी पुरानी बातें मेरे माइंड में वापस आ जाती हैं, इसलिए मैं उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। फिर तीनों खाना खाने जाते हैं, जहां मॉम लिंची से अच्छे से बात करती हैं और उसे बताती हैं, मुझे पता है ये मेरी गलती है, लेकिन लाइफ में हमें बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती हैं और अपने ड्रीम्स के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लिंची कहती है, तो फिर आपने मुझे और मेरे ब्रदर को सेक्रीफाइस क्यों किया? उसकी मॉम चुप हो जाती है। लिंची कहती है, जब मुझे आपकी जरूरत थी तो आप मेरे लिए नहीं थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और फ्रीली जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको माफ नहीं कर सकती। और फिर वो वहां से वापस हॉस्टल चली जाती है। अगले सीन में वो आर्चरी टीम के स्टोर रूम में होती है, जहाँ फैंग उसके क्लोज आता है। लिंची वहां से भाग जाती है। रात में लिंची फैंग के घर जाती है।
फैंग ने उसके लिए डेकोरेशन की थी। उसके हाथ में एक बुके होता है और वो बुके देते हुए लिनशी को प्रपोज करता है। लिनशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही वो किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लिनशी उठ जाती है। वो नैयू को बताती है। वो कहती है, इससे प्रूव होता है कि तुम फैंग को पसंद करती हो, वैन को नहीं। अगले सीन में लिनशी वैन से मिलती है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लिनशी शॉक हो जाती है और कहती है, लेकिन मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं पेट शॉप छोड़ दूंगी। वैन कहता है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। वो उससे पूछता है, क्या तुम फैंग को पसंद करती हो? लिनशी हाँ कहती है। इसके बाद लिनशी अपने ब्रदर को मैसेज करके फैंग के बारे में पूछती है कि वो उसे कैसा लगता है। उसका ब्रदर कहता है, खैर उसका फेस हमेशा उदास रहता है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या तुम फैंग को पसंद करने लगी हो? लिनशी पूछती है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ? उसका ब्रदर पूछता है, जब वो तुम्हारे क्लोज आता है तो क्या तुम्हारी हार्ट बीट स्पीड अप हो जाती है? वो कहती है, हाँ। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें उसे देखकर खुशी फील होती है और क्या तुम्हें उसे किसी और लड़की के साथ देखकर गुस्सा आता है? लिनशी हाँ कहती है। उसका ब्रदर कहता है, इसका मतलब है कि तुम फैंग को पसंद करती हो और तुम्हें ये डिसीजन केयरफुली लेना होगा। वैसे यूनिवर्सिटी में और भी हैंडसम लड़के हैं, लेकिन लिनशी को उसकी बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो फैंग को पसंद करती थी। अगले सीन में वो रेडी होकर आर्चरी ग्रुप में आती है। फैंग उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है। कहता है, तुम ऐसे एक भीगे हुए चूहे जैसी लग रही हो। लिनशी गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और फैंग की तारीफ करने लगती है, जिससे फैंग उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो उसे वहां से जाने को कहता है। रात में लिनसी फांग के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे फांग का एक मैसेज आता है। वो उसे मिलने को कहता है। अगले दिन जब लिनसी पेट शॉप पर होती है तो उसका ब्रदर वेन के साथ वहां आता है। वो वेन से बहुत इंप्रेस्ड होता है और लिनसी से उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने को कहता है, लेकिन लिनसी कहती है, मैं फांग को बचपन से जानती हूँ और मैं उसे पसंद करती हूँ। तभी फांग भी वहां आ जाता है। फिर वे तीनों खाना खाने जाते हैं। इसके बाद लिनसी का ब्रदर वहां से चला जाता है और फांग लिनसी को अपनी साइकिल पर उसके हॉस्टल ले जाता है। फिर वो अपने रूम में आता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसने लिनसी को यह कहते हुए सुन लिया था कि वो उसे पसंद करती है। अगले दिन लिनसी फैंग के लिए केक लाती है और उसके रूम में जाती है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। वो रूम में सो रहा होता है तो वो एक पेंसिल से फैंग के फेस पर मार्क्स ड्रॉ करने लगती है। फैंग को रियलाइज हो जाता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो सोने का नाटक करता रहता है। फिर लिनसी को पता चलता है कि वो मार्कर परमानेंट है और मार्क्स आसानी से नहीं जाएंगे, तो वो वहां से भाग जाती है। उसके जाने के बाद फैंग अपना फेस क्लीन करता है, लेकिन वो साफ नहीं हो रहा होता, तो वो लिनसी को ढूंढने जाता है। वो उसे बाहर ही मिल जाती है। फिर वो उसे ऐसे पकड़ता है और अपना फेस क्लीन करने को कहता है। फिर वो खुद ही अपना फेस वॉश करके बाहर आता है। लिनसी उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है और वो एक केक भी लाई थी। फिर फैंग लिनसी को प्रपोज करता है और लिनसी भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वे किस करने ही वाले होते हैं कि फैंग के रूममेट्स अंदर आ जाते हैं। फिर फैंग लिनसी को उसके हॉस्टल छोड़ने जाने लगता है। उसके रूममेट्स लिनसी को बताते हैं, फैंग तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता है और उसने तुम्हें आज पक्का प्रपोज किया होगा। फैंग उसे बाहर ले जाता है। इसके बाद वे दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। रात में फैंग लिनसी को हॉस्टल ड्रॉप करता है और जाने से पहले वे एक दूसरे को हग करते हैं। अगले दिन लिनसी सुबह उठती है और अभी भी कल के बारे में सोच रही होती है जब फैंग ने उसे प्रपोज किया था। तो वो जल्दी से फ्रेश होती है और फैंग से मिलने जाती है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई थी। फैंग उसे रास्ते में मिलता है, वो भी उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया था। फिर वे दोनों ग्राउंड में जाते हैं और एक दूसरे का ब्रेकफास्ट ओपन करते हैं। लिनसी द्वारा लाया गया ब्रेकफास्ट देखकर फैंग शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसके लिए 10 बंस लाई थी, जबकि वो उसके लिए पेस्ट्रीज लाया था जिसे वो बड़े मजे से खा रही थी। फिर फैंग को भी वो बंस खाने पड़ते हैं। इसके बाद वे दोनों घूमने निकलते हैं। फिर वे लाइब्रेरी जाते हैं जहां जब वे दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं, लिनसी ने टेबल पर अपने सामने एक बुक खड़ी कर रखी थी ताकि फैंग उसे ना देखे, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रही थी बल्कि अपने फ्यूचर प्लान्स लिख रही थी। फैंग अचानक बुक गिरा देता है तो लिनसी अपनी नोटबुक बंद कर देती है। फिर वो अपनी बोतल से पानी पीती है और फैंग भी उसकी बोतल से पीता है, जिससे लिनसी स्माइल करने लगती है। इसके बाद वे दोनों खामे जाते हैं। लिनसी कहती है, मैं जू जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं वहां कभी नहीं गई। वैन भी उन दोनों को वहां देख लेता है। इससे पहले कि लिनसी उसकी तरफ देखे, फैंग उसका फेस अपनी तरफ घुमा देता है। तुम सिर्फ मुझे देखो, मैं तुम्हें कल जू ले जाऊंगा। अब ये देखकर वैन को बुरा फील होता है और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन वे दोनों जू में होते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, लिनसी का फेस उतर जाता है। फैंग पूछता है, तुम यहाँ आने के लिए एक्साइटेड थी, अब क्या हुआ? वो रिप्लाई करती है, हाँ मैं यहाँ आने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन एनिमल्स को केजेस में देखकर मुझे दुख होता है, स्पेशली बड़े एनिमल्स को। फैंग कहता है, ओके हम यहाँ और नहीं आएंगे, और दोनों एनिमल्स के बारे में बात करते हुए जाने लगते हैं। फिर फैंग उससे पूछता है, तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है? वो रिप्लाई करती है, मुझे डॉग्स पसंद है क्योंकि वे इंसानों से ज्यादा लॉयल होते हैं। इंसान सिर्फ झूठ बोलना और शो ऑफ करना जानते हैं। फैंग पूछता है, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? वो रिप्लाई करती है, तुम मेरे लिए मेरे डॉग की तरह हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मेरे फादर एक काऊ की तरह है जो ज्यादा नहीं बोलते, और मेरी मॉम एक रैबिट की तरह है जिसके कई घर हैं।
फिर वो अपने ब्रदर को डिस्क्राइब करते हुए कहती है कि वो एक मंकी की तरह है जो यहाँ वहाँ जंप करता रहता है। फैंग कहता है चलो तुम्हारे ब्रदर के साथ एक फोटो लेते हैं। फिर दोनों मंकीज के साथ फोटोज क्लिक करते हैं। इसके बाद फैंग लिनशी को अपने पेरेंट्स के घर ले जाता है जो उसे फिर से देखकर खुश होते हैं क्योंकि फैंग उन्हें पहले ही उनके रिलेशनशिप के बारे में बता चुका था। फैंग की मॉम कहती हैं मैं स्टार्ट से ही हमेशा तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। फिर फैंग की मॉम उनके लिए खाना बनाने जाती हैं और डैड भी किचन में उनकी हेल्प करते हैं। फिर वे दोनों एक जगह जाते हैं जहां एक फायरवर्क्स शो होने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से शो कैंसिल हो जाता है। तभी स्नोफॉल शुरू हो जाती है और वे दोनों इसे बहुत एंजॉय करते हैं। फैंग उससे पूछता है क्या तुम्हें हमारा बचपन का प्रॉमिस याद है? लिनशी कहती है हाँ मुझे याद है। उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि जब वे बड़े होंगे तो वे स्नोफॉल में साथ बैठकर नूडल्स खाएंगे। फिर वे दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और नूडल्स एंजॉय करते हैं। इसके बाद जब वे दोनों वापस जा रहे होते हैं तो एक लड़की फ्लावर्स बेच रही होती है। इससे पहले कि फैंग उससे फ्लावर्स खरीदे, एक कपल उससे सारे फ्लावर्स खरीद लेता है। फैंग लिनशी से अपोलोजाइज करता है, लेकिन लिनशी कहती है मुझे वैसे भी फ्लावर्स पसंद नहीं है। फिर फैंग उसे एक गिफ्ट देता है जिस पर एक पासवर्ड लॉक लगा होता है। लिनशी उससे पासवर्ड मांगती है, लेकिन फैंग कहता है मैं तुम्हें अभी पासवर्ड नहीं बताऊंगा, अगर तुम इसे तोड़ने की कोशिश करोगी तो मैं ये बॉक्स तुमसे वापस ले लूंगा। फिर दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी फायरवर्क शुरू हो जाते हैं जो एक किस के लिए एक अच्छा मोमेंट था। फिर वे दोनों किस करते हैं जिससे ये मोमेंट और भी ब्यूटीफुल हो जाता है। फिर वे दोनों घर आ जाते हैं। लिनशी सोचती है मैंने 3 साल बाद किस करने का प्लान किया था, लेकिन किस आज ही हो गया। अगले दिन दोनों साथ में यूनिवर्सिटी आ रहे होते हैं। लिनशी फैंग से पूछती है क्या होता अगर मैं अपना प्यार कन्फेस नहीं करती? फैंग कहता है तो हम सिंगल ही रह जाते। लेकिन लिनशी सोचती है तो फैंग ने किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया होता, और ये सोचकर वो थोड़ी उदास हो जाती है। अगले सीन में लिनशी का ब्रदर भी सिटी में एडमिशन ले लेता है, तो वो लिनशी के घर आया होता है जहां वे सब पार्टी करते हैं। इसके बाद कोच आर्चरी टीम से कहते हैं हमारा कंपटीशन होने वाला है, इसलिए तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके बाद हम लिनशी और फैंग को साथ बैठे देखते हैं। फैंग लिनशी को एक निवाला खिलाता है और कहता है खाने पर फोकस करो। लिनशी कहती है मुझे तुम्हें ये निवाला खिलाना चाहिए था। फैंग उसे किस करता है और ये मोमेंट काफी रोमांटिक हो जाता है। अगले सीन में फैंग अपनी टीम के साथ कंपटीशन के लिए जा रहा होता है। लिनशी उसके पास आती है और उसे मोटिवेट करती है इस कंपटीशन को कंपटीशन मत समझना, बल्कि इसे एक ट्रायल समझना, तभी तुम एरो अच्छे से शूट कर पाओगे। इसके बाद वो लिनशी को हक करता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम मैच का सीन देखते हैं। लिनशी भी लाइव मैच देख रही होती है। पहले 2 राउंड्स में वे अच्छा परफॉर्म करते हैं और सेमीफाइनल्स में पहुंच जाते हैं। अब सेमीफाइनल में फैंग एरो शूट करने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर रियलाइज करता है कि उसका निशाना टारगेट पर लगा, जिसका मतलब है कि उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई। अब उसकी टीम बहुत खुश होती है। लिनशी भी उसे खुशी से कॉल करती है। अगले दिन फाइनल राउंड था, लेकिन फैंग एरो शूट नहीं कर पाता, जिससे दूसरी टीम जीत जाती है। इसके बाद वे सब यूनिवर्सिटी आते हैं जहां लिनशी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए खड़ी होती है, लेकिन उनके उदास फेसेस देखकर वो नेयू से पूछती है क्या हुआ। वो उसे बताती है हम फाइनल हार गए। इसके बाद आर्चरी टीम मेंबर्स लॉकर रूम में फैंग को बुरा भला कहते हैं, तुमने ये जानबूझकर किया। फैंग कहता है तुम सब मान सकते हो कि मैंने ये जानबूझकर किया, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वैसे भी हम यहाँ पढ़ने आए थे, इसलिए हमें पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये सुनकर बाकी लोग फैंग पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वे उसका एरो फेंक देते हैं और कहते हैं तुम्हें ये गेम खेलने की जरूरत नहीं है। फैंग वहीं सब खत्म कर देता है और गुस्से में चला जाता है। फिर लिनशी को नेयू से पता चलता है कि फैंग ने आर्चरी टीम छोड़ दी है क्योंकि उसकी टीम के साथ लड़ाई हो गई थी। लिनशी फैंग के पास जाती है। वो ग्राउंड में उदास बैठा होता है। लिनशी उससे पूछती है तुमने आर्चरी टीम क्यों छोड़ दी? फैंग कहता है मैंने बस ऐसे ही छोड़ दी क्योंकि मैं अब और खेलना नहीं चाहता। इसके अलावा मैं नेशनल चैंपियन बन चुका हूँ और आर्चरी टीम छोड़ने का ये सही टाइम है। मैंने डिसीजन ले लिया है, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और फिर वहां से चला जाता है। अगले सीन में लिनशी फैंग से पूछती है तुम्हारी ग्रेजुएशन जल्दी होने वाली है, तो तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? फैंग कहता है तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लिनशी कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, तुमने टीम भी छोड़ दी है और तुम्हारी ग्रेजुएशन होने वाली है, तो मेरे ओपिनियन में तुम्हें अपने कोच से बात करनी चाहिए। वो पक्का तुम्हें जॉब दिलाने की कोशिश करेंगे, बस डिसाइड कर लो कि तुम कोच बनना चाहते हो या पीटी टीचर। फैंग लिनशी पर चिल्लाता है, कहता है मैं अब इस फील्ड में काम नहीं करना चाहता, अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिली तो मैं अपनी सिटी वापस चला जाऊंगा। लिनशी कहती है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और हम वहां साथ रहेंगे। फैंग कहता है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए मुझे माउंटेन्स जाना है, तो तुम अपने हॉस्टल वापस जाओ, और फिर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम फैंग को माउंटेन्स में प्रैक्टिस करते देखते हैं, लेकिन यहाँ भी वो सही निशाना नहीं लगा पा रहा था। इसके बाद वो अपने एक टीचर से मिलता है। उससे बात करके लिनशी को फील होता है कि वो इमैच्योर है। रात में कोच लिनशी को कॉल करते हैं और फैंग के बारे में पूछते हैं। वो एक्सप्लेन करती है वो अभी बहुत डिस्टर्ब्ड है और रिलीव्ड फील करने के लिए माउंटेन्स गया है। अगले दिन कोच फैंग को ढूंढते हुए उसके पास जाते हैं।
उन्हें देखकर फैंग कहता है, मैं अब आर्चरी टीम ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन कोच उसकी बात नहीं सुनते, उसके एरोज उठाते हैं, बाहर आते हैं और उसे एक एरो शूट करने को कहते हैं। फैंग एम करता है और वो टारगेट पर लगता है, जिससे वो भी शॉक हो जाता है। कोच कहते हैं, तुम टारगेट देखकर पैनिक कर जाते हो, जिससे तुम्हारा एरो टारगेट पर नहीं लग पाता। फिर वो उसे पैनिक सिचुएशंस को हैंडल करने के टिप्स देते हैं और अब्रॉड के कोच के बारे में बताते हैं जो इन सिम्टम्स पर काम कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद मैं तुम्हें उनके पास भेज सकता हूँ। फैंग कहता है, मैं इस बारे में सोचूंगा और आपको बता दूंगा। फिर फैंग हॉस्टल आता है, लिंची को कॉल करता है और उसे ग्राउंड में आने को कहता है। लिंची बहुत देर से उसका वेट कर रही थी, इसलिए वो जल्दी से ग्राउंड में आती है और उसे पीछे से हग कर लेती है। फैंग उसे बताता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे ट्रायल के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा। ये सुनकर लिंची का मूड ऑफ हो जाता है। लिंची कहती है, मुझे लगता है तुम मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। पहले तुमने मुझे छोड़ दिया और फॉरेस्ट चले गए, और वहां से वापस आने के बाद अब तुम अब्रॉड जाने की बात कर रहे हो। मुझे पता है तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद अपने फ्यूचर प्लान्स बनाने हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे अपने प्लान से निकाल दोगे। तुम बिल्कुल मेरी मदर की तरह हो, जो सिर्फ अपनी परवाह करती है। फिर वो कहती है, अगर तुम ब्रेकअप करना चाहते हो तो मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और फिर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद फैंग ग्राउंड में होता है। कोच आते हैं और उससे पूछते हैं, तो तुम्हारा डिसीजन क्या है? फैंग कहता है, मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगा। ये सुनकर कोच एक्सप्लेन करते हैं, तुम्हें अपनी टारगेट पैनिक सिचुएशन क्योर करने के लिए जाना ही होगा। वो समझ जाते हैं कि वो लिंची की वजह से नहीं जा रहा है, तो वो उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फैंग उनकी बात नहीं सुनता। अगले दिन ने यू लिंची को ग्राउंड ले जाती है, जहां फैंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद वो एरो से टारगेट हिट नहीं कर पा रहा था। कोच लिंची को बताते हैं, फैंग को टारगेट पैनिक प्रॉब्लम है, इसलिए वो कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाया, इसीलिए मैं उसे अब्रॉड भेजना चाहता हूँ, लेकिन उसने तुम्हारी वजह से मना कर दिया। ये सुनकर लिंची रिग्रेट फील करती है और ये सब फील करके इमोशनल हो जाती है। अगले दिन वो फैंग के पास जाती है और उसे साथ खाने को कहती है। फैंग उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो उसे पूछता है, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगी? लिंची बड़ी इनोसेंस से उसे बताती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ याद नहीं, शायद मुझे मेमोरी लॉस की बीमारी हो गई है। फैंग कहता है, खैर ये अच्छा है कि तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा डॉग हूँ। लिंची स्माइल करती है और कहती है, हाँ डॉग, चलो अब खाना खाते हैं। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। अगले सीन में फैंग बारिश में आ रहा होता है और लिंची को देखता है। वो उससे कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पैनिक प्रॉब्लम है। अब मैं तुम्हें अब्रॉड जाने से नहीं रोकूंगी और मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगी। फैंग लिंची को हक करता है। इसके बाद वो कोच के पास जाता है और कहता है, मैं अब्रॉड जाने के लिए रेडी हूँ और जैसे ही कॉन्वोकेशन सेरेमनी कंप्लीट होगी मैं अब्रॉड के लिए निकल जाऊंगा। फिर अगले दिन फैंग और लिंची अपने घर लौट जाते हैं, जहां फैंग की मॉम उसके बैग्स पैक करती हैं। दूसरी तरफ लिंची को अपने पेरेंट्स के कुछ लेटर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो इमोशनल हो जाती है और रियलाइज करती है कि डिवोर्स के बावजूद वे उसकी और उसके ब्रदर की बहुत परवाह करते हैं। तभी उसके फादर वहां आते हैं और उन्हें देखकर वो और भी इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपने फादर से अपोलोजाइज करती है, मैंने हमेशा आपको ब्लेम किया, और फिर अपने फादर को हक करती है, जिससे फादर भी खुश हो जाते हैं। अगले दिन वो फैंग के साथ वापस यूनिवर्सिटी जाने लगती है। वो अपने फादर से कहती है, ग्रेजुएशन के बाद मैं वहीं काम करूंगी। फादर इसके लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन वो उन्हें हक करती है और कहती है, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी का एक सीन देखते हैं जब सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके थे। इसके बाद वे सब एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे होते हैं, जहां लिंची फैंग को एक लॉकेट पहनाती है जो लिंची ने खुद बनाया था। फिर कोच और आर्चरी टीम मेंबर्स भी वहां आ जाते हैं। वे फैंग से अपोलोजाइज करते हैं, हमें तुम्हारी पैनिक प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता था। फिर वे सब साथ मिलकर पार्टी करते हैं। अगले दिन फैंग अब्रॉड जा रहा होता है और लिंची उसके साथ साथ चल रही होती है। फैंग उसे वही डायरी देता है जिसमें उसने अपने फ्यूचर प्लान्स लिखे थे। वो कहता है, जैसे ही मैं अब्रॉड से लौटूंगा मैं तुम्हारे सारे ड्रीम्स पूरे करूंगा। फिर वे दोनों हक करते हैं और फाइनली फैंग लिंची को बाय कहता है और अब्रॉड चला जाता है। फिर लिंची हॉस्टल जाती है, लेकिन वो बहुत उदास थी क्योंकि फैंग चला गया था। इसके बाद वो जॉब ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई सूटेबल जॉब नहीं मिल पा रही थी। फैंग अब्रॉड में अपने नए कोच से मिलता है जो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। रात में फैंग लिंची को वीडियो कॉल करता है। उसे देखकर वो पूछता है, तुम इतनी रात को बाहर क्यों? लिंची एक एक्सक्यूज बनाती है, मैं बाहर वॉक के लिए आई थी, जबकि फैंग समझ जाता है कि वो अपनी जॉब को लेकर परेशान है। लिंची कहती है, कोई भी मुझे इंटर्न के तौर पर हायर करने को रेडी नहीं है, मैंने कई जगह ट्राई किया है। वो उससे उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। फैंग कहता है, अभी कोच मेरी फिटनेस पर फोकस कर रहे हैं। अगले दिन लिंची को उसके फादर का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढ ली है, लेकिन तुम्हें अपनी सिटी आना पड़ेगा। लिंची उन्हें बताती है, मैं इसी सिटी में रहना चाहती हूँ, डोंट वरी, मैं खुद एक जॉब ढूंढ लूंगी। अगले सीन में लिंची की मॉम उसे मिलने के लिए बुलाती हैं, लेकिन लिंची अभी भी उनसे गुस्सा थी। मॉम उससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, वो उससे माफ कर दो, लेकिन लिंची उन्हें माफ नहीं करती और जाने से पहले उन पर चिल्लाती है। फिर जब वो हॉस्टल आती है तो उसे एक कॉल आता है जो उसे इन्फॉर्म करता है कि वो उस जॉब के लिए सेलेक्ट हो गई है जिसका उसने टेस्ट दिया था। ये सुनकर लिंची बहुत खुश हो जाती है और फैंग को भी इस बारे में बताती है। अगले दिन वो उस क्लिनिक में जाती है, फिर वो वहां अच्छे से काम करती है। दूसरी तरफ फैंग को कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। इनफैक्ट उसकी पैनिक
प्रॉब्लम और भी खराब हो रही थी। अगले दिन कोच फैंग के रूम में आते हैं और वो सो रहा होता है। कोच उससे पूछते हैं, तुम आज फिटनेस एक्सरसाइजेस के लिए क्यों नहीं आए? वो कोई आंसर नहीं देता। कोच उसे जगाते हैं। फैंग चिल्लाता है, फिटनेस प्रैक्टिस मुझे बिल्कुल फायदा नहीं दे रही है क्योंकि मुझे आर्चरी में कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। कोच कहते हैं, फिटनेस प्रैक्टिस का पर्पस ये है कि तुम अपनी मसल्स को कंट्रोल कर सको। जब तक तुम पास्ट को नहीं भूलोगे तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा, तभी हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रात में वो लिन शी से बात करता है, क्या होगा अगर मेरी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई? लिन शी कहती है, डोंट वरी, अगर ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं भी होती है तो तुम वापस आकर मेरे असिस्टेंट बन सकते हो। ये कहते हुए वो इमोशनल हो जाती है और कॉल एंड कर देती है क्योंकि उसे भी फैंग की फिक्र हो रही थी। अगले दिन उसे पैनिक प्रॉब्लम्स में स्पेशलाइज करने वाली एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, तो वो बारिश में उनके क्लिनिक जाती है। लेकिन वहां एक लेडी उसे बताती है कि वो रिटायर हो चुकी हैं और उन्हें उनके घर का एड्रेस नहीं पता। अगले दिन लिन शी अनवेल फील कर रही थी, फिर भी वो काम पर आती है। एक लेडी अपनी सिक कैट लाती है। लिन शी उसकी हेल्प करती है क्योंकि डॉक्टर वहां नहीं होते। इसके बाद वो एक टर्टल को देख रही होती है। नर्स उसे बताती है इसका ओनर इसे लेने नहीं आया। फिर उसकी इल हेल्थ देखकर वो उसे लीव लेने को कहती है। फिर अपने रूम में जाते समय वो रास्ते में फेंट हो जाती है। जीदान उसे देखती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन काफी सीरियस थी, इसलिए उसका ब्रदर भी वहां पहुंच जाता है। लिन शी को हाई फीवर था, इसलिए उसका ब्रदर उसका ख्याल रखने लगता है। तभी उसे फैंग का कॉल आता है। वो नॉर्मल होने का नाटक करती है ताकि उसे पता ना चले, लेकिन फैंग को फिर भी उसकी इल हेल्थ के बारे में पता चल जाता है। अगले सीन में लिन शी अपनी मॉम को कॉल करती है और मिलने को कहती है। मॉम ये सुनकर खुश हो जाती हैं और पूछती हैं, मुझे तुमसे मिलने कहाँ आना चाहिए? लिन शी कहती है, मैं आपसे आपके घर पर मिलना चाहती हूँ। उसकी मॉम इसके लिए मान जाती है। अगले दिन लिन शी टर्टल लेकर अपनी मॉम के घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम ने उसके लिए खाना बनाया था। उसकी स्टेप सिस्टर उसे वहां देखकर खुश नहीं थी। लिन शी टर्टल को डोर के बाहर रख देती है और कहती है, मैं ये तुम्हारे लिए लाए हूँ। वो अपनी मॉम के साथ खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी स्टेप सिस्टर टर्टल को अपने रूम में ले जाती है। अगले दिन जब लिन शी क्लिनिक में होती है तो जिस लेडी की कैट का ट्रीटमेंट लिन शी ने किया था वो आती है और लड़ने लगती है क्योंकि उसकी कैट मर गई थी। वो इसके लिए लिन शी को ब्लेम करती है। फिर क्लिनिक के डॉक्टर आते हैं और उसे कैट की रिपोर्ट्स दिखाते हैं। इसकी मौत का रीजन, इसमें लिन शी की कोई गलती नहीं है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड इंटर्न है। लेकिन लिन शी इस इंसिडेंट की वजह से बहुत अपसेट हो जाती है। डॉक्टर उसे कंसोल करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स शुरुआत में आती हैं। जब मैं एक इंटर्न था तो मैंने भी ये प्रॉब्लम्स फेस की थी, लेकिन फिर मैंने बहुत से एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया और आज मैं एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हूँ। घर आकर वो फैंग को वीडियो कॉल करती है और उसे आज के इंसिडेंट के बारे में बताती है। फैंग भी उसे कंसोल करता है, डोंट वरी, शुरुआत में माइनर प्रॉब्लम्स आती हैं। अगले सीन में फैंग के कोच उसे एक एरो देते हैं और कहते हैं, अब सही टाइम आ गया है, तुम्हारी बॉडी परफेक्टली फिट है, लेकिन तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना होगा। इसके बाद फैंग प्रैक्टिस स्टार्ट करता है और पहला एरो एग्जैक्टली टारगेट पर लगता है, जिससे वो खुश हो जाता है। रात में लिन शी फैंग को कॉल करती है। वो उसे बताता है, अब मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये सुनकर लिन शी खुश हो जाती है और उसे दिखाने के लिए अपने डॉग के साथ डांस करती है। अगले सीन में जब वो घर जा रही होती है तो उसकी नजर फैंग पर पड़ती है और वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। फिर वे दोनों हक करते हैं। इसके बाद लिन शी उसे अपने घर ले जाती है। फिर वो फैंग को नहाने को कहती है और खुद अपना मेकअप करने लगती है क्योंकि उसने सोचा था कि फैंग आज उसके घर सोएगा। जब फैंग वॉशरूम से बाहर आता है तो लिन शी सोने का नाटक करती है। फैंग सोचता है लिन शी सो गई है तो वो मैट पर सोने लगता है। लिन शी पूछती है, तुम वहां नीचे क्यों सो रहे हो? वो रिप्लाई करता है, मैं अब फ्री हूँ, लेकिन तुम्हें कल काम पर जाना है, इसलिए तुम्हें अच्छे से सोना चाहिए। लेकिन लिन शी कैसे सो सकती थी? वो बेड पर करवटें बदलती रहती है। फाइनली वो फ्लोर पर फैंग के बगल में लेट जाती है। अगले दिन जब लिन शी उठती है तो उसे याद आता है आज उसे एक टेस्ट के लिए जाना था। फिर वो रेडी होती है और चली जाती है। फैंग भी कोच से मिलने जाता है। कोच उसे देखकर खुश होते हैं और उसे अपनी नई टीम से इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये कहते हुए, तुम्हारा कंपटीशन जल्दी ही होगा। रात में फैंग उसे क्लिनिक से पिक करता है। फिर वे खाने जाते हैं। उसके बाद वे एक मूवी देखने जाते हैं जहां पूरा हॉल खाली था। लिन शी कहती है, चूंकि पूरा हॉल खाली है तो हम किस। इसके बाद 1 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जब फैंग लिन शी के साथ चल रहा होता है। उन दोनों की शादी हो गई थी और अब लिन शी प्रेग्नेंट थी। लिन शी कहती है, क्या तुम बाद में मुझे प्यार करना बंद कर दोगे और क्या हमारा ड्रामा यहीं खत्म हो जाएगा? फैंग पूछता है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? लिन शी कहती है, मैं अभी बहुत खुश हूँ और ये खुशी मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। मुझे डर है कि बाद में मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए क्योंकि मैं इस खुशी के लायक नहीं हूँ। फैंग रिप्लाई करता है, हमने बहुत सी चीजें फेस की हैं और बहुत हार्डशिप्स के बाद यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए तुम इस खुशी के डिजर्व करती हो। और फिर उन्हें किस करते हुए दिखाया जाता है और ड्रामा वहीं खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताइए।